गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप सभी का सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सीजी टेट का पेपर है ना, 1 फरवरी को सीजी टेट का पेपर है और सीजी टेट का पेपर है, इसके लिए हमारे सादी पीएससी एकेडमी के द्वारा महामैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 से संबंधित जितने भी विषय हैं, जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट है, सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो तो आप सभी के लिए कॉमन रहेगा पेपर 1, पेपर 2 वालों के लिए। लेकिन साइंस के साथ-साथ आपको एसएसटी का भी एमसीक्यू करवाया जा रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि सीजी टेट वाले होंगे, हमारे सादी पीएससी एकेडमी के साथ जुड़कर, ठीक है, इस महामैराथन सेशन में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो महामैराथन सेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीजी टेट निकालना आपके लिए तो अति अनिवार्य है, तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती की ओर जा सकते हैं। इसलिए आप सभी बच्चे जो हमारा महामैराथन सेशन है इसको जरूर अटेंड करेंगे। तो आज हम लोग जो एमसीक्यू देखने वाले हैं सीजीपीएससी के लिए है, इतिहास विषय से संबंधित। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो आज का जो हमारा महामैराथन का सेशन है वो सीजीपीएससी के लिए है, इतिहास विषय से संबंधित और गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों से संबंधित आज मैं कुछ प्रश्नों को आप लोग को बताने वाली हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हम लोग क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर पाए। किशन जी, ठीक है, हेलो, ठीक है, गुड आफ्टरनून, क्लास स्टार्ट हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं महामैराथन सेशन हमारे यहाँ सादी पीएससी एकेडमी में चल रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं आपको इस सेशन को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो चलिए, पिछले क्लास में मैंने कुछ गांधी जी के आंदोलनों के बारे में बताया था, ठीक है। तो कौन कौन से आंदोलन को हम पढ़े थे, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे एक बार। तो कल हमने गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों के बारे में देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि 9 जनवरी 2015, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी 2015 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं, वापस लौटते हैं, ठीक है। 9 जनवरी 2015 को गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और इसी 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। 9 जनवरी 2015 को गांधी जी के लौटने के अवसर पर प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस, तो 9 जनवरी 2015 को जब गांधी जी आते हैं दक्षिण भारत से वापस, तब प्रवासी दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल ही मैं बता चुकी हूँ आप लोग को कि गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 जनवरी 2015 गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं, तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और मैंने कल, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उसके पश्चात, ठीक है, उसके पश्चात उन्होंने सबसे पहले कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा सत्याग्रह उन्होंने कौन सा स्टार्ट किया था, तो याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये 1918 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो ये है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा अगर हम बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें, चौथा 1919 में रोलेट एक्ट कानून लाया अंग्रेजों ने, रोलेट एक्ट कानून लाया अंग्रेजों ने।
ये सारी बातों को थोड़ा सा सीक्वेंस में आप लोग को याद करते हुए चलना है। सभी बच्चे थोड़ा सा कमेंट करते हुए बताएंगे। उमाशंकर सोम जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ईशा गुड आफ्टरनून। तो ये सारी बातें हम लोग कल पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था 1920 में आपका 1920-21 में 1920 21-22 में आपका स्टार्ट हो जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। उसके बाद आपने देखा 1922 में चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी कांड 1922 में कौन सा कांड होता है? चौरा चौरी कांड। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। तो ये सारी बातों को थोड़ा सा आप लोग एक सीक्वेंस में याद करके रखेंगे ना, तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि जब हम लोग का एग्जाम होता है तो इसे सीक्वेंस में क्रमानुसार अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि क्रम के अनुसार अरेंज करना है, इसलिए आपको डेट कम से कम याद रखना है। और कल जो मैं एमसीक्यू करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि जब गांधी जी दक्षिण भारत से वापस आते हैं, उसके बाद वो यहाँ के सिचुएशन को समझते हैं कि भारत में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है। तो ये सारी बातों को उनके समक्ष रखते हैं। उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो याद रखिएगा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। एक ही बार से प्रश्न पूछा गया है। तो जब गांधी जी भारत लौटते हैं ना, उस टाइम हमारे देश में क्या सिचुएशन चलती रहती है? 1914 से 1918 की अगर हम बात करें तो इस दौरान हमारे देश में क्या सिचुएशन चल रही है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। जब गांधी जी आते हैं भारत, तो उस दौरान हमारे देश में कौन सी घटना घटित होती रहती है? तो हमारे देश में प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना है वो घटित होती रहती है। तो यहाँ पर गांधी जी आते हैं और जब वो यहाँ की कंडीशन के बारे में उन्हें पता नहीं रहती, तो वो बोलते हैं कि अगर हम अंग्रेज सरकार का साथ देंगे, क्योंकि अंग्रेज भी दावा किए रहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो भारतीयों की मांगों को स्वीकार करेंगे। लेकिन जैसे भारतीय सोचे रहते हैं कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे और हमारी मांगों को स्वीकार किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो गांधी जी ने कहा कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए। तो बाकी जो भारतीय थे उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा था? तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था। प्रश्न पूछा जाता है कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा गया है? तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया है गांधी जी को। जब गांधी जी ने सहयोग किया, भाग लेने के लिए भारतीयों को मनाया प्रथम विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में जब उन्होंने भारतीयों को भाग लेने के लिए बोला, तब उन्हें अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो दी थी। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको थोड़ा सा समझ के रखना है। तो चलिए फिर आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, एक बार सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और ध्यान दीजिएगा कि महामैराथन का सेशन चल रहा है सीजीटेट और सीटेट के लिए हमारे साथ यूपीएससी एकेडमी में। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है खिलाफत आंदोलन से संबंधित। तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, तो आपको बताना है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सभी बच्चे विचार करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से विचार कर लीजिए, सबका आंसर आएगा तब मैं इसका आंसर बताऊंगी। तब तक हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ध्यान दो सभी बच्चे, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो चलिए विचार कीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है अली बंधुओं में मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा 1919 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के सुल्तान के अधिकार को पुनः स्थापित करना था। और यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का विरोध किया। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। तो सबसे पहले सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना है आप लोगों को। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अली बंधु ने किया। अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अली बंधु है ना, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली इसमें शामिल थे। महात्मा गांधी ने भी साथ दिया इस आंदोलन में और अबुल कलाम आजाद ने भी इसमें साथ दिया है। उसके अलावा किसके विरुद्ध था? ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीतियों के विरुद्ध था यह खिलाफत आंदोलन। ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर देना इसका मुख्य कारण था, क्योंकि ब्रिटेन के अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि
जो खलीफा के पद को समाप्त कर देना चाहते थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों में काफी ज्यादा आक्रोश हो उठा था। पूरी तरह सफलता नहीं मिली। वर्ष 1924 में कपाल पाशा की सरकार द्वारा खलीफा पद का पूरी तरह समाप्त हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। देखो, अगर मैं खिलाफत आंदोलन की बात करूं ना, तो खिलाफत आंदोलन में जो है वो मुस्लिमों को पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने मुस्लिमों का साथ दिया तो हिंदू मुस्लिम एकता को थोड़ा बहुत बल मिला। तो इसका एक कारण यह भी है। तो सभी बच्चे थोड़ा सा, रैम्बो आज आप नहीं आए, ठीक है, रामायण जी आज आप आए नहीं हो कोचिंग, तो चलो फिर यहाँ पे सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे और सोच समझ के आंसर बताएंगे। ठीक है, कई बच्चे लोग ए बोल रहे हैं, ए क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, डी क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अली बंधुओं में मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा वर्ष 1919 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के सुल्तान के खलीफा को पुनः स्थापित करना था। देखो, जो तुर्की के खलीफा थे, जो सुल्तान थे, उसको विश्व भर के मुसलमान जो है अपना धर्म गुरु मानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से सभी मुसलमान जो है वो आक्रोश में आ गए थे। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया। उसके अलावा तीसरा अगर हम देखें, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का विरोध किया। ये तो बिल्कुल गलत है ना। देखो, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का विरोध क्यों करेंगे, वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि मुस्लिम भी किसका साथ दें, भारतीयों का साथ दें। अब दोनों मिलकर किसी भी आंदोलन का संचालन करेंगे तो वह आंदोलन क्या होगा, सफल होगा। तो महात्मा गांधी इस चीज का कभी विरोध नहीं कर रहे थे, वो चाहते ही थे कि मुस्लिम भी किसका साथ दें, भारतीयों का साथ दें। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का विरोध किया। ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 तो हमारा गलत हो जाएगा जी। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, 2 से 3 से 4 बार सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जितने भी बच्चों ने बी जवाब दिया है, बी वालों का आंसर सही हो जाएगा, और जितने भी बच्चों ने डी जवाब दिया है, डी वालों का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये यहाँ पे क्या लिखा है, रॉन्ग लिखा है। रॉन्ग कैसे लिखा है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का विरोध किया, ये बातें क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी आपका 1, 2 और 4 ये आपकी जो बातें हैं वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे, लगभग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर बैच हमारे सादे पीएससी एकेडमी में इसकी बैच चल रही है। अगर कोई बच्चा ऐसे होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे सादे पीएससी एकेडमी में इसके लिए लाइव क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स है, रिकॉर्डेड वीडियो है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आपको सीजीटेट, सीटेट या सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसमें जाके आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। क्योंकि सीजीपीएससी का एग्जाम है 22 फरवरी को, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करना है, तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, खिलाफत आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ? 1915 में शुरू हुआ, 1917 में शुरू हुआ, 1919 में शुरू हुआ, या 1921 में शुरू हुआ? तो फटाक से बताएंगे खिलाफत आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया है, जल्दी से बताएंगे खिलाफत आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ है। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, फटाफट फटाफट बताते हुए चलेंगे, वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स आना चाहिए आप सभी बच्चों का। ठीक है, रामायण, किशन, सभी का आंसर सही आ रहा है। तो खिलाफत आंदोलन भारत में कब स्टार्ट हुआ है? तो खिलाफत आंदोलन भारत में स्टार्ट हुआ है सन 1919 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा के पद को फिर से स्थापित करना, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, रोलेट एक्ट का विरोध करना, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। तो थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा के पद को फिर से स्थापित करना, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, रोलेट एक्ट का विरोध करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। तुर्की के खलीफा पद को फिर से स्थापित करना, चलो बताओ, जल्दी से बताते हुए चलेंगे, बताएंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग।
और रामायण और देवांशु, अभी आप आए नहीं हो लेकिन सीजी टेट की क्लास में आपको आना है। 2:30-3 बजे के आसपास होगा सीजी टेट का क्लास। सुन रहे हो रामायण? ठीक। तो यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, मैंने कहा था कि खिलाफत आंदोलन लगभग 1919 में भारत में स्टार्ट हुई। इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि जो अंग्रेज थे वो तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिए थे, जिसकी वजह से पूरे विश्व भर के मुसलमान, है ना, जो कि तुर्की के खलीफा को अपना गुरु मानते थे, इसकी वजह से सभी मुस्लिमों में आक्रोश फैल गया था, जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गुड आफ्टरनून प्रमोद जी, ठीक है। रैम्बो आओगे ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, भारत में खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब सभी से बन जाएंगे, थोड़ा सा जल्दी से आप लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। तो तुर्की के खलीफा के पद को फिर से स्थापित करना खिलाफत आंदोलन का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आया समझ में जी? तुर्की के खलीफा के पद को फिर से स्थापित करना किसका मुख्य उद्देश्य था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया। ध्यान से देखिएगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया, मौलाना आजाद ने किया, जिन्ना ने किया। हालांकि इस आंदोलन में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, मेन नेतृत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मेन नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मेन नेतृत्व की बात कर रहे हैं। जबकि मैंने कहा कि खिलाफत आंदोलन में हमारा एमजी गांधी यानी कि महात्मा गांधी भी शामिल थे, और अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम आजाद भी शामिल थे। और अगर मैं बात करूं तो इसमें अली बंधु भी शामिल थे। अली बंधु मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु भी इसमें शामिल थे, लेकिन देखो महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम भी भारतीयों का मतलब साथ दे सके, मुस्लिम भी हिंदुओं का साथ दे सके जितने भी विभिन्न सारे आंदोलन होंगे। ठीक है, अब हमें मुख्य नेतृत्व के बारे में बात करना है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी भी थे, मोहम्मद अली, शौकत अली भी थे, मौलाना अबुल कलाम भी, आजाद भी थे, लेकिन हमें मेन नेतृत्व की भूमिका की अगर हम बात करें तो इसमें अली बंधुओं का ही आंसर आएगा। मेन नेतृत्व की यहाँ पे बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो आप लोग आंसर लगाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसमें मेन नेतृत्व किया था। कौन से आंदोलन में? खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दो, इधर फटाक से ध्यान देते हुए चलो। अब मैंने कहा कि इंडिया लेवल में, ठीक है, इंडिया लेवल में खिलाफत आंदोलन का जो नेता था वो 2 व्यक्ति थे, अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अगर इंडिया लेवल की बात करूं तो नेतृत्वकर्ता में 2 व्यक्ति थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो छत्तीसगढ़ में जब, है ना, खिलाफत आंदोलन चलाया गया तो छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन का मेन नेता कौन था? सभी बच्चे थोड़ा कमेंट करके बताएंगे, खिलाफत आंदोलन में छत्तीसगढ़ का मेन नेता कौन था? खिलाफत आंदोलन में छत्तीसगढ़ का मेन नेता कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। असगर अली, ओके रैम्बो, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन का जो नेता था उसका नाम है असगर अली। और इंडिया लेवल में हमने बात किया अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। और अगर मैं छत्तीसगढ़ के नेता की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के नेता थे असगर अली, छत्तीसगढ़ के नेता थे असगर अली। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दांडी मार्च के संबंध में आपको क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। स्टेटमेंट 1, यह मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक आयोजित किया गया था। ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस मार्च के दौरान, मतलब दांडी मार्च के दौरान, साबरमती आश्रम से दांडी तक की लगभग 500 मील की दूरी तय की गई थी। आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब बताओ आंसर। चलो आंसर बताएंगे जी आप लोग। बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर?
क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बताएंगे, सोच समझ कर बताइए। क्या 500 मील थी? किलोमीटर की बात करें 385 किलोमीटर, या किसी किसी बुक में 390 किलोमीटर लिखा रहता है। ठीक है, किसी किसी बुक में 390 किलोमीटर लिखा रहता है, और ये 500 मील नहीं थी, ये 240 मील थी। 240 मील थी, 500 मील नहीं थी, ये कितनी मील थी? 240 मील थी। अब आंसर बताओ, क्या आएगा आपका आंसर? तो याद रखना है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च या दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए, दांडी मार्च या दांडी यात्रा की शुरुआत आपका 12 मार्च सन 1930 को हुई थी। दांडी मार्च या दांडी यात्रा की जो शुरुआत थी 12 मार्च सन 1930 को हुई थी। साबरमती से दांडी तक इसको आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, ये भी सही है। इस मार्च के दौरान साबरमती आश्रम से दांडी तक की लगभग 500 मील की दूरी तय की गई थी, ये क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 500 मील है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 500 मील, तो 500 मील नहीं था, वो 240 मील था। 240 मील मतलब यहाँ पे 385 किलोमीटर से 390 किलोमीटर की ये दूरी थी। आपका 500 मील तो हरगिज नहीं था, कितना था? 240 मील था। तो याद रखना है, यहाँ पर सिंगल लाइनर प्रश्न पूछा जा सकता है, या क्रमानुसार अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है, और आपको बीच में दांडी यात्रा भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, 12 मार्च सन 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक का यह जो दांडी यात्रा है वो आयोजित किया गया था। तो इस डेट को याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा का आयोजन किया गया था। और गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। किलोमीटर याद रखेंगे, ठीक है, 385 से 390 किलोमीटर याद हो गया सभी को। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच यह जो आयोजन है वो किया गया था। तो इस तरह से आप सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, फटाक से बताइए आप, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। उसके बाद गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो आप सभी बच्चों का आंसर जो हो जाएगा 1 और 2, ये आंसर आपका सटीक बैठता है, और यही आंसर आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें, ठीक है, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो 1930 से 1934, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। 1930 से 1934 तक, 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो की गई थी। 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो की गई थी। कब से कब तक चला है आपको ध्यान देना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। अगर मैं असहयोग आंदोलन की बात करूं तो असहयोग मतलब क्या था कि गांधी जी और जितने भी मेन नेता थे वो क्या चाहते थे कि हम अंग्रेजों का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। तो कई सारे जो लोग थे सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने सरकारी पदों का त्याग किया, सरकारी स्कूलों का त्याग किया गया, विदेशी कपड़ों का त्याग किया गया, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। तो बहुत सारी जो सिचुएशन थी असहयोग आंदोलन के दौरान चल रही थी। लेकिन 1922 में कौन सी घटना होती है? चौरा चौरी की घटना होती है, जिससे गांधी जी को बहुत ज्यादा आघात लगता है। आघात इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने जो यूपी के चौरा चौरी नामक पुलिस स्टेशन में वहां पर उन्होंने आग लगा दी, जिसके वजह से 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिसकी वजह से आपके 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे।
चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, चलो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, तो अभी बताएंगे वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, दांडी मार्च के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी विकल्पों को पढ़ना है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है। गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नमक एकाधिकार का विरोध करना था और दांडी यात्रा के शुरुआती 78 अनुयायियों ने बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। तो आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, अचानक से लाइट ऑफ हो गया था, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहाँ पर मैंने कहा दांडी मार्च के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है, तो सही है। गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नमक एकाधिकार का विरोध करना था। उसके अलावा गांधी ने दांडी यात्रा में, ठीक है, 78 अनुयायी में सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, तो ये गलत है, ठीक है। एकदम बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल नहीं थी, थोड़ी बहुत मात्रा में थी, लेकिन इसमें पुरुष भी शामिल थे। एकदम बड़ी संख्या में नहीं थी भाई, थोड़ी बहुत मात्रा में थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोल दिया गया है, एकदम बड़ी संख्या में थी। तो बड़ी संख्या में नहीं थी, थोड़ी बहुत मात्रा में थी, बाकी पुरुष की जनसंख्या ही अधिक थी। तो ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा गलत, मतलब गलत कथन चूज करना है तो डी ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1930 से 1934 तक चला था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब भारत का दूसरा बड़ा आंदोलन, सहयोग आंदोलन के बाद भारत का दूसरा बड़ा आंदोलन कौन सा है, ऐसा कभी प्रश्न पूछा जाए। असहयोग आंदोलन तो हालांकि बहुत बड़ा आंदोलन था गांधी जी के लिए, लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, ऐसा कभी भी आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे, मतलब दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन, तो आपको याद रखना है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। देखो, जिसमें पहला चरण 1930 से लेकर 1931 तक चला, इसके चरणों को भी आपको याद करके रखना है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दो भागों में बांटते हैं। पहला है 1930 से 1931। 1930 से 1931 इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था, प्रथम चरण। और 1932 से लेके 1934, 1932 से लेकर 1934 ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण था, ठीक है। 30 से 31 पहला चरण और 32 से 34 दूसरा चरण। तो इस तरह से आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 के नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है और सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो सभी बच्चे थोड़ा सा बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। 1930 के नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो चलिए बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 सूत्रीय मांगे भेजी, जिन्हें नजरअंदाज करने के बाद यह आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। उसके अलावा इस घटना को सफेद बहती नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी लोग सफेद खादी पहने हुए थे और अमेरिका और यूरोप मीडिया ने मार्च की व्यापक कवरेज की थी। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर जरूर बताइएगा। चलिए थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे क्या होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। चलो बताओ फटाफट, ठीक है। लगभग सभी बच्चों का आंसर सही ही आ रहा है, ठीक, ओके ओके। तो 1930 के नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही आंसर बताना है। गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 सूत्रीय मांगे भेजी, जिन्हें नजरअंदाज करने के बाद यह आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, ठीक है।
गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी लॉर्ड इरविन की सामने, और यही 11 सूत्री मांगों को लेकर सन 1931 में 1930 के बाद एक समझौता होगा जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा इस घटना को सफेद बहती नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सभी लोग लगभग सफेद खादी के वस्त्र पहने हुए थे। तो दांडी मार्च में लगभग सभी लोग सफेद खादी के वस्त्र पहने हुए थे। आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें तो अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया ने इस मार्च की व्यापक कवरेज की थी। तो याद रखिएगा, इस मार्च की व्यापक कवरेज की थी। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है वो तीनों कथन जो है वो सही हो जाते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 इस क्वेश्चन के संबंध में आपके तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की घोषणा करना, नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती देना, अस्पृश्यता को समाप्त करना, कर न देने का आंदोलन चलाना। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करना, नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती देना, अस्पृश्यता को कम करना या कर न देने का आंदोलन चलाना। लगभग सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़कर, ठीक है, नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती देना, ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब इसके बाद मैंने पिछले क्लास में कुछ कुछ बातों को पढ़ाया था, अब देखते हैं किसको किसको याद है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बहुत सारी बातों को बताया था, तो एक बार हम देखते हैं किसको किसको याद है। तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करते जाएंगे, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से, है ना। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित डचों ने अपना किला कहां पर बनाया था? डचों ने अपना किला कहां पर बनाया था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, डचों की मुद्रा का क्या नाम था? मुद्रा का क्या नाम था? ये आपका दूसरा क्वेश्चन। डचों की मुद्रा का क्या नाम था? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब और कहां हुआ था? ठीक है, प्रश्नों को पढ़िए और आंसर बताते जाइए। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की अब बात करें तो मोपला विद्रोह कब और कहां हुआ था? कब और कहां हुआ था? आनंद मठ उपन्यास, आनंद मठ उपन्यास कौन से विद्रोह से जुड़ा हुआ है? कौन से विद्रोह से जुड़ा हुआ है? आनंद मठ उपन्यास कौन से विद्रोह से जुड़ा हुआ है? आनंद मठ उपन्यास जो है वो कौन से विद्रोह से जुड़ा हुआ है? ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है नील दर्पण, नील दर्पण उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई है? द्वारा की गई है। नील दर्पण उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई है? थोड़ा सा फटाफट आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ये सारे जो क्वेश्चन है इसको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पिछला पुराना है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डचों ने अपना पहला किला कहाँ पर बनाया था, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, डचों की किला का नाम क्या था? गोल्ड्रिया किला था। ठीक है, कौन सा किला था? गोल्ड्रिया किला। डचों के किला का नाम था गोल्ड्रिया किला, और गोल्ड्रिया किला को डचों ने कहां पर बनाया था इसको आप लोग थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे।
डचों की मुद्रा का नाम था पैगोडा, याद रखना है, पगोड़ा। डचों की मुद्रा का नाम था पगोड़ा। डचों की मुद्रा का नाम क्या था? पगोड़ा। और इसको मुगल शासन से मान्यता भी मिल चुकी थी, आप सभी को पता हो। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 1860 के मध्य हुआ था, बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल के किसान थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, उन्हें मजबूर किया जा रहा था नील की खेती करने के लिए, इसीलिए नील विद्रोह हुआ था बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। और नील विद्रोह हुआ था उस दौरान, ठीक है, नील दर्पण नामक नाटक की रचना की गई थी, और उस नाटक को लिखा था दीनबंधु मित्र ने, ठीक है। उस नाटक को किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। जो मुस्लिम कृषक थे, उन्होंने हिंदू जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन जो है वो किया था, ठीक है। तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें, आनंद मठ उपन्यास जो है वो सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ था। आनंद मठ उपन्यास जो है वो सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ था। और आनंद मठ उपन्यास के जो रचनाकार हैं, आनंद मठ उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद नील दर्पण उपन्यास की रचना किसने की है? तो नील दर्पण उपन्यास की जो रचनाकार हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण उपन्यास के रचनाकार कौन है ऐसा पूछा जाए तो नील दर्पण उपन्यास के रचनाकार हैं दीनबंधु मित्र। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा पिछला पुराना जो क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा याद करते हुए चलना है। बाकी हमको आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन हमें पिछले क्वेश्चन को भी साथ ही साथ लेके चलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारे जो सिलेबस में है आपके हिस्ट्री के सिलेबस में है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी बहुत प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से अधिकतर प्रश्न हमारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। तो मैं विजयनगर साम्राज्य के प्रश्नों को भी आप लोग के लिए लेके आऊंगी, जो कि मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है। मराठा साम्राज्य के भी बहुत सारे आते हैं। चलो ध्यान दो इधर। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा की गई थी, ध्यान देना है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था खिलाफत मुद्दे का समाधान करना, भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। तो इस तरह से आपको जो है वो प्रश्न दिए गए हैं, तो आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग को देना है। अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। असहयोग आंदोलन, मैंने अभी बताया था असहयोग मतलब क्या, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इस आंदोलन को क्यों स्टार्ट किया गया था। अंग्रेजी सरकार का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना, और यह जो आंदोलन है वो अहिंसक तरीके से हो रहा था, क्योंकि गांधी जी क्या थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन वो हिंसा के विरोधी थे। हिंसा मतलब मारपीट, लड़ाई, ठीक है, इस तरह से खून खराबा, इसके बिल्कुल विरोधी थे गांधी जी। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने बड़े ही प्यार से इस आंदोलन का आगाज किया था। तो ध्यान देंगे और इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। थोड़ा सा जल्दी से आप लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। इसकी औपचारिक शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है ये आपका स्टेटमेंट 1। आंसर बताएंगे रामायण जी, किशन जी, ईशा जी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, और इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और कहाँ स्थापित किया गया था? बंबई के गोकुलदास, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी स्थापना? A.O. ह्यूम ने की थी, एक अंग्रेज अधिकारी था। इन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया, लेकिन आगे जाके ये भारतीय स्वतंत्रता की नींव बनी, क्योंकि हर जगह पे अधिवेशन हो रहा है और सभी नेता मिलकर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हथियार साबित हुई बाद में, ठीक है। कहीं ना कहीं भारतीय आजादी की नींव बनी थी ये कांग्रेस अधिवेशन। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में इसके प्रस्ताव की मंजूरी मिली थी। आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है।
आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य खिलाफत मुद्दे का समाधान करना भी था। ये भी आपका स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं देखो 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, इधर 1920-21 तक यह चलते रहा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन के मुद्दे का समाधान करना भी इनका उद्देश्य था, क्योंकि गांधी जी खुद भी खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ दिए थे। गांधी जी इसलिए साथ दिए थे ताकि मुस्लिम भी हमसे जुड़े और हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिले, क्योंकि गांधी जी किसी भी हालत में हिंदू मुस्लिम एकता को टूटने नहीं देना चाहते थे। वो इसलिए नहीं देना चाहते थे ताकि अगर हम हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अगर हम भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा जीतना तय है। अगर हम वही चीज को अलग अलग बिखर के प्रयास करते हैं तो हमारा जीतना असंभव हो जाता है। तो गांधी जी का उद्देश्य था कि हम सब लोग मिलकर क्या करें, इस आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से आप सभी बच्चों का जो आंसर है 1 2 3 ये सही हो जाता है। तो आंसर लगाइएगा 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन की घटनाओं के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। असहयोग आंदोलन की घटनाओं के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 लिखिए, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया और सरकारी स्कूलों कॉलेजों को छोड़ दिया, और विदेशी वस्तुओं को जलाना एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसका रविंद्रनाथ टैगोर ने समर्थन किया था। इस आंदोलन में महिलाओं, छात्रों और किसानों ने व्यापक रूप से भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते जाइए, आंसर बताते जाइए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। रामायण, किशन देवांगन, ईशा, बताते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो हो गई है। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और सरकारी स्कूलों कॉलेजों को छोड़ दिया। विदेशी वस्तुओं को जलाना प्रमुख कार्यक्रम था जिसका रविंद्रनाथ टैगोर ने समर्थन किया। इस आंदोलन में महिलाओं, छात्रों और किसानों ने व्यापक रूप से भाग लिया। चलो बताओ क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, लगभग सभी बच्चों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। रैम्बो, किशन, किशन जी का डी आ रहा है। चलो फटाफट फटाफट थोड़ा सा आंसर बताएंगे। देखो, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, सरकारी स्कूलों कॉलेजों को छोड़ दिया गया, ये भी सत्य है। विदेशी वस्तुओं को जलाना एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसका रविंद्रनाथ टैगोर ने समर्थन किया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस आंदोलन में महिलाओं, छात्रों और किसानों ने व्यापक रूप से भाग लिया, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। विदेशी वस्तुओं को जलाना एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसका रविंद्रनाथ टैगोर ने समर्थन किया, और यहाँ पर इस आंदोलन में छात्रों ने भी भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया और देश के कोने कोने के सभी लोग ने इसमें भाग लिया था। तो आप सभी बच्चों का जो आंसर आ जाता है वो हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, क्योंकि देखो वृहद स्तर पर तो नहीं लेकिन थोड़े मोड़े में तो सभी लोग भाग लिए ही थे। छात्रों ने भी भाग लिया था, किसानों ने भी। किसानों ने व्यापक रूप से भाग इसमें नहीं लिया था, आपका ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें किसानों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा मेरे को बताने में मिस्टेक हो गया था। इसमें किसानों ने भाग नहीं लिया था, हालांकि छात्रों ने थोड़ी बहुत मात्रा में भाग ली थी। छात्रों ने थोड़ी बहुत मात्रा में भाग ली थी, लेकिन इसमें किसान लोग व्यापक रूप से आए ही नहीं थे। तो आपका बी आंसर होगा। मैं थोड़ा सा ये किसान को लेकर नहीं देख रही थी, लेकिन हालांकि महिलाओं ने भी भाग लिया था असहयोग आंदोलन में, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या लिख दिया गया है, किसान लिख दिया गया है। और किसान लिख दिया गया है मतलब स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए जब स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं ना तो उसको आपको सोच समझ के बनाना पड़ता है। हमारे एग्जाम में तो इससे भी थोड़ा सा कठिन ही पूछ दिया जाता है। हम लोग वहां पे क्लियर नहीं कर पाते स्टेटमेंट को। ठीक है, स्टेटमेंट को हम क्लियर पहचान नहीं पाते, इसलिए हम एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर किसानों ने किसी भी हाल में भाग नहीं लिया था। किसी भी बुक में पढ़ लो, किसानों ने इसमें भाग नहीं ही लिया था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मैंने कहा था कि जब हमारे पास इधर 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया है और गांधी जी जो की अहिंसा
सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, वो हिंसा नहीं चाहते, लेकिन क्या हो रहा था कि आंदोलनकारी थे, इधर गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे और यूपी क्षेत्र के जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या किया कि शराबबंदी पर धरना प्रदर्शन किया, है ना, शराबबंदी पर धरना प्रदर्शन किया। उस दौरान क्या हो रहा था कि पुलिस की मुठभेड़ में, ठीक है, पुलिस भी इधर इन लोग को रोकने का काम कर रही थी क्योंकि उधर आंदोलन स्टार्ट हो गया था, शराबबंदी आंदोलन। और पुलिस मुठभेड़ में यहाँ पर क्या हुआ कि भारी जो भीड़ थी, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या किया कि पुलिस चौकी पर आग लगा दी। इससे गांधी जी को काफी ज्यादा आघात पहुंचा। चूंकि गांधी जी कभी हिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन उस दौरान हिंसा हुई, तो गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया। ये भी बोला जाता है कि गांधी जी की काफी ज्यादा आलोचना होती है। आलोचना इसलिए होती है क्योंकि गांधी जी ने उस दौरान जब जब असहयोग आंदोलन अपनी जड़ें पकड़ ली थी, धीरे-धीरे वो फैलती जा रही थी पूरे भारत में, लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? अगर गांधी जी उस समय ही रिस्पॉन्स कर देते तो उस टाइम ही हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हो सकता था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसकी वजह से गांधी जी की कड़ी आलोचना हुई। उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने गुस्से में आकर एक नई पार्टी बनाई 1923 में, जिसे हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग स्वराज पार्टी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस तरह से अलग अलग वैरायटी वाले प्रश्न कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ध्यान देना है सभी को। तो यहाँ पर देखते हैं, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरा चौरी की हिंसक घटना के कारण आंदोलन को वापस लिया गया। इस फैसले का सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने पूरी तरीके से समर्थन किया। किसने किसने समर्थन किया था इस फैसले का, आप लोग को थोड़ा सा बताना है। अगर पढ़े होंगे तो आप असहयोग आंदोलन के बारे में बताते हुए चलेंगे सभी बच्चे। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस ले लिया, ये सही है। चौरा चौरी की हिंसक घटना के कारण आंदोलन को वापस लिया गया, ये भी सही है। लेकिन किसी भी नेता ने, ठीक है, किसी भी नेता ने गांधी जी का इस सिचुएशन का विरोध किया है, सभी ने विरोध किया। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर गांधी जी की तारीफ नहीं की, समर्थन नहीं किया, उन्होंने विरोध किया, क्योंकि गांधी जी क्या थे, अहिंसा वाले थे, वो नरमपंथी वाले थे। नरमपंथी मतलब कैसे, मतलब गांधी जी जैसे अंग्रेजों का अपनी मांगों को रखते थे तो वो अनुनय विनय निवेदन के माध्यम से रखते थे, नरम तरीके से रहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गर्म प्रभाव के व्यक्ति थे, ठीक है, ये उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे। जैसे कि उग्र और नरम विचारधारा आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा नरम दल के नेताओं के नाम, इसको भी हम पढ़ेंगे, गरम दल के नेताओं के नाम। तो सुभाष चंद्र जो थे वो गरम दल के नेताओं में काउंट होते थे। उनके विचार और गांधी जी के विचार मिलते नहीं थे, इसलिए हमेशा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में हमेशा लड़ाइयां, विचारधाराओं को लेकर उथल फुथल होते ही रहती थी। आगे जब हम लोग इनके बारे में देखेंगे, सुभाष चंद्र और गांधी जी के बारे में, पट्टाभी सीतारामैया कैसे कांग्रेस अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में इन लोग की लड़ाई हो जाती है, जिसे हम लोग त्रिपुरी संकट कहते हैं, तो वे सारी बातें आपको समझ में आएंगी जब हम लोग कौन सा देखेंगे, कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के विचार और गांधी जी के विचार जो है बिल्कुल नहीं मिलते थे। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने इसका समर्थन किया, तो ये तो सरासर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार वास्तविक जन संगठन बनाया। आंदोलन के अंत तक भारत को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हो गया था। इसने अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। मुस्लिम समुदाय ने इस आंदोलन में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। तो बताते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा है कि असहयोग आंदोलन के प्रभाव में कौन सा कथन सही नहीं है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार वास्तविक जन संगठन बनाया। आंदोलन के अंत तक भारत को पूर्ण स्वराज प्राप्त हो चुका था और इसने अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़कर जाने पर मजबूर किया। मुस्लिम समुदाय ने इस आंदोलन में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन के प्रभाव में कौन सा कथन सही है? ये जो चारों स्टेटमेंट दिया है ना, इसमें कौन सा कथन सही है? आपको कौन सा कथन सही लग रहा है असहयोग आंदोलन के बारे में? तो अच्छे से पढ़िए और बताते हुए चलेंगे कि आपको असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही लग रहा है। देखो, आंदोलन के अंत तक भारत पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हो चुका था, बिल्कुल गलत है भाई। कहां से इसे पूर्ण स्वराज प्राप्त होगा? इसे पूर्ण स्वराज तो 1947 में मिला है।
इसने अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था क्या? नहीं किया था भाई, कुछ भी नहीं हो पाया था उस दौरान। मुस्लिम समुदाय ने इस आंदोलन में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था क्या? लिया था भाई। बहुत सारे जो नेता थे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद वगैरह, वो सब इसमें क्या थे? भाग लिए थे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय का साथ नहीं देते, ऐसे बहुत सारे जो मुस्लिम नेता थे जो कि किसका समर्थन में थे? भारतीय लोगों के समर्थन में थी, ठीक है? तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार जंग संगठन बनाया था। तो याद रखिएगा, आप आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित गलत कथनों की आपको क्या करना है? पहचान करना है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते जाइए और गलत कथनों को आपको बताना है। तो गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। आंदोलन शुरू होने से पहले गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से सरकार के साथ सहयोग करना था। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। आपको बताना है कि कौन सा आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। असहयोग आंदोलन से संबंधित यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? गलत कथनों को सबसे पहले पढ़िए। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। आंदोलन शुरू होने से पहले गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से सरकार के साथ सहयोग करना था। ये तो सरासर गलत है, बाकी ये भी सही है। आपको गलत पूछा है, इसलिए आपका सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो ये प्रश्न भी कई बार से पूछा गया है। तो याद रखना है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, 30 दिसंबर 1906 को ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। तो 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। तो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में। ठीक है, इन्होंने अपने अधिकारों के लिए और मुस्लिम समाज की सुरक्षा के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जो कि ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। तो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी भाई? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आपको सिंगल लाइनर ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका, बांग्लादेश में। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव में अलग मंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष बने थे आगा खान। तो ये प्रश्न कई बार से पूछा गया है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। ये जो डेट है ना 30 दिसंबर 1906 वाला, वो कई बार से पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 30 दिसंबर 1906 वाला जो डेट है ना, इसको कई बार से पूछा गया है। ढाका, बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे आगा खां। तो कल हम मुस्लिम लीग से संबंधित भी प्रश्नों को देखेंगे। तो इस तरह से छोटे-छोटे जो फैक्ट है वो आपको मॉडर्न इंडिया में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी को आपको क्रमानुसार जमाने के लिए दे देगा। दांडी मार्च दे देगा, असहयोग आंदोलन दे देगा, सविनय अवज्ञा का प्रथम चरण, द्वितीय चरण दे सकता है। उसके बाद ये जो मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया, ये भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का समर्थन, भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग करना। तो आपका ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का समर्थन, बिल्कुल ये पूरे जो स्टेटमेंट हो जाते हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। जो मुस्लिम समुदाय होते थे वो अंग्रेजों से मिलजुल कर रहना चाहते थे, ताकि अगर इन लोग अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। इसलिए अंग्रेजों से ये उलझना नहीं चाहते थे, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा, ये बिल्कुल चाहते थे कि अगर हम मुस्लिम लीग की स्थापना करें, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हेलो, हाँ।
चलो थोड़ा सा सॉरी कॉल आ गया था, ध्यान देना है आप लोगों को। तो मुस्लिम लीग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आप देखना है ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का समर्थन, भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग करना। तो इस तरह से आप सभी बच्चों का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुसलमानों के हितों की रक्षा करना बिल्कुल उद्देश्य है भाई मुस्लिम लीग का, है ना? इसलिए तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 30 दिसंबर 1906 को। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, सर सैयद अहमद खां, लियाकत अली खां। तो मैंने अभी बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है ढाका बांग्लादेश में। तो कब की गई है? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है। और मैंने कहा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? 1906 में ढाका में, 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1943 के कराची अधिवेशन में, 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था? तो याद रखिएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। ठीक है, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। आपका ढाका नहीं आएगा भाई, ढाका में तो इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। लेकिन पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन में, जिसे हम लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूं, पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा है? ये बताइएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा है? किसने गढ़ा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा है ना? मतलब ये पाकिस्तान शब्द को किसने बनाया? तो याद रखना है एक व्यक्ति है जिसका नाम है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा है। ठीक है, जिन्ना ने, जिन्ना नहीं है, पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाला व्यक्ति है, बनाने वाला व्यक्ति है चौधरी रहमत अली। जिन्ना ने डिवाइडेशन का प्रस्ताव पारित किया, मतलब भारत से पाकिस्तान को अलग करने का जो प्रस्ताव पारित किया था वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में मुस्लिम लीग में शामिल नहीं होता है। मैंने कहा 1906 में हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, लेकिन अगर हम 1913 की बात करें तो 1913 में जिन्ना शामिल होता है, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होता है, अभी से शामिल नहीं होगा जी। ठीक है, शुरुआत में जो जिन्ना था वो भारतीय समर्थक था। ठीक है, वो चाहता था कि भारत देश का भला हो, लेकिन बाद में अपने स्वार्थ को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग में ये क्या हो गया? शामिल हो गया। 1913 में इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। किसने ज्वाइन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। बाद में इन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत पारित किया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मतलब कि पाकिस्तान हमें अलग चाहिए, और भारत से अलग होकर इन्होंने पाकिस्तान का सिद्धांत पारित किया, जिसे हम लोग बोलते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत। अगर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने पारित किया है, तो आप बताते हैं कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत पारित किया है जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन हमें पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द को किसने बनाया है या पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा है, तो आपको याद रखना है चौधरी रहमत अली को। ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, मतलब ये जो प्रस्ताव है उसको कब पारित किया गया कि हम अलग पाकिस्तान की मांग रखेंगे? कौन से प्रस्ताव में पारित किया गया? 1940 के लाहौर प्रस्ताव में इसे पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अब आपको पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो याद रखिएगा 5 मार्च सन 1931 को कौन सा समझौता हुआ है? गांधी इरविन समझौता। तो कल सभी बच्चे पढ़ के आएंगे गांधी इरविन समझौता के बारे में। हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया के भी प्रश्न लेंगे, थोड़ा सा मिडिवल इंडिया के भी प्रश्न लेंगे, जैसे कि विजयनगर वाले। ठीक है, और थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन हम लेकर आएंगे ताकि आपके जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कवर होते जाएं। तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता जो है वो
हुआ था। तो सबीरा अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान पैदा हुए राजनीतिक तनाव को कम करने और कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए और राजी करने के लिए ब्रिटिश शासन व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच बराबरी के आधार पर बातचीत स्थापित करने के उद्देश्य से गांधी इरविन समझौता जो हुआ था। गांधी जी ने जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932, लेकिन गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए और अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग ले ताकि अंग्रेज गांधी जी को किसी न किसी तरीके से मनाए। गोलमेज सम्मेलन मतलब वैसे बराबर का दर्जा देते हुए उन्हें अपने आमने सामने बिठाना ताकि लोग अपनी बातों को रख सके। तो अंग्रेज सरकार भी अपनी बातों को रखने के लिए गांधी जी को मनाने के लिए, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन लोगों के बीच में क्या करवाया था, समझौता करवाया था। तो इसे ही हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत 11 सूत्री मांगे रखी थी गांधी जी ने। उसके कौन कौन सी बातों को मानी गई थी या नहीं मानी गई थी, इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को लेके। तो याद रखना है सभी को कि कब कब हुआ है भाई आपका गोलमेज सम्मेलन। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लंदन में हुआ। उस दौरान जो आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे और मुख्य प्रतिभागी थे मुस्लिम लीग, रियासतें और दलित वर्ग। यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं? ऐसा भी कभी भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा, ऐसा जो 3 व्यक्ति थे, मतलब एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, उसका नाम है भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो गांधी जी और अंबेडकर के बारे में आपको 2-4 बातें याद होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे अंबेडकर, लेकिन गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो याद रखिएगा, गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो कल आप लोग थोड़ा सा गोलमेज सम्मेलन को भी पढ़कर आएंगे, गांधी इरविन समझौता को भी पढ़कर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्थान था लंदन सेंट जेम्स पैलेस। अध्यक्षता की रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, मुख्य प्रतिभागी थे महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, और सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, दलित वर्ग से अंबेडकर वर्ग। गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस ने इसमें भाग लिया और सांप्रदायिक मुद्दे पर असहमति के कारण यह जो गोलमेज सम्मेलन है वो क्या हो गया? विफल हो गया। मतलब यहाँ पर भी जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसकी बात रखी गई थी। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और सांप्रदायिक निर्वाचन की बात को अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया। ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था कि देखो, यहाँ पर जो दलित वर्ग थे उनके लिए क्या चाहते थे ये कि अलग निर्वाचन की मांग चाहते थे, पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग चाहते थे। कौन चाहते थे? अंबेडकर, ताकि जो दलित वर्ग है उसके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। लेकिन गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन लाए जाए। मतलब ये मान लो आपका दलित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे दलित जनसंख्या जो है निवास करती है। मान लो ये जो पूरा क्षेत्र है दलित जनसंख्याओं का मेजोरिटी है, यहाँ पे दलित है, यहाँ पे दलित है, यहाँ पे दलित है, यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में कौन रहे हैं? हिंदू रहते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में हिंदू रहते हैं। मतलब ऐसे क्षेत्र में, ठीक है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन सीट लाया जाए, पृथक निर्वाचन सीट लाया जाए, ऐसा चाहते थे। कौन चाहते थे? अंबेडकर चाहते थे, जिसमें चुनाव के लिए दलित वर्ग का ही व्यक्ति खड़ा हो और दलित जनसंख्या इसको वोट दे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि अंबेडकर ये चाहते थे कि यहाँ से ये जो पृथक निर्वाचन वाला क्षेत्र है, चुनाव के लिए दलित वर्ग का व्यक्ति ही खड़ा हो और दलित वर्ग के लोग ही उसे क्या दें? वोट दे।
जिससे दलित व्यक्ति ही जीतेगा। तो इससे क्या होगा, दलितों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, ऐसा चाहते थे भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर इसलिए चाहते थे क्योंकि वो बचपन से ही इस दलित जाति वाला जो चीजें था, छुआछूत वाली भावनाएं थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था अपनी स्कूल के लिए, या समाज में किस तरह से उन्हें भेदभाव से देखा जाता था, तो काफी ज्यादा उन्होंने सफर किया था। तो वो चाहते थे कि यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत ये हो रहा था कि यहाँ पे दलितों के लिए पृथक सीट लाया जाए। तो ये वाला बात जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया गया, तो यह जो गोलमेज सम्मेलन है वो विफल हो गया, गांधी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया और वो लंदन से वापस आ गए थे। ठीक है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए, लंदन गए, तो वो कौन से जहाज में गए थे और कौन से होटल में या लॉज में रुके हुए थे या कौन से महल में रुके हुए थे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, वो कौन से जहाज में गए और कौन सी जगह वो ठहरे थे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। अब ये जो सामने का 17 नवंबर 24 दिसंबर, ये जो आपको डेट दिखाई दे रहा है, किसी किसी बुक में अलग भी हो सकता है। बाकी 32 से जैसे 30, 31, 32 ये डेट आपके कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये सामने के डेट आपको किसी किसी बुक में अलग भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तीनों सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था, लेकिन इस सम्मेलनों के माध्यम से कोई भी अंतिम ठोस नहीं निकल पाया। और इसके अंतिम उद्देश्य की मैं बात करूं तो भारत में कुछ संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए भी यहाँ पर भारतीयों को बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था, थोड़ा सा लुभावने वादे दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि हम आपके संविधान को सुधारने के लिए मदद करेंगे, हम आपके लिए एक ऐसा नियम कानून प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि भारत की जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके। बहुत सारे यहाँ पर बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई भी ऐसा यहाँ पे जो बातें हैं वो नहीं हो पाई थी। उल्टा यह जो गोलमेज सम्मेलन है वो असफल हो गया था। उसके बाद गांधी इरविन समझौते के तहत जो 11 सूत्री मांगे रखी गई थी गांधी जी ने, उसका क्या हुआ उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पढ़ के आइएगा, हम लोग आगे से कंटिन्यू सभी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो कल क्या क्या टॉपिक पढ़ के आओगे मैं लिख देती हूँ, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ के आना, होमवर्क रहेगा आप लोग का, होमवर्क। ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ के आओगे देख लेते हैं। चलो तो कल पढ़ के आना आप लोग, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। उसके बाद पढ़ के आना भाई 1857 की क्रांति, इसको भी थोड़ा सा पढ़ के आ जाना। तीसरा है कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद पढ़ के आना भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी से रिलेटेड है पूना पैक्ट, पढ़ लेना। और थोड़ा सा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सीजीपीएससी में क्वेश्चन बनता है, तो विजयनगर पढ़ के आ जाना, विजयनगर पढ़ के आना। इतनी सारी बातों को आप लोग कल पढ़ के आइएगा, फिर इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि गांधी जी कौन से जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और कौन से हॉल में वो ठहरे थे। तो इतना आप लोग कल पढ़ के आना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। सभी बच्चों को थैंक यू।